गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर किया बेसिक्स एंड लोकस, फिर दूसरा चैप्टर किया स्ट्रेट लाइंस, कंप्लीट किया। अब तीसरा चैप्टर आज से स्टार्ट होगा, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, दैट इज़ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इट विल टेक अराउंड 4 क्लासेज फॉर दिस टॉपिक। ये डायरेक्टली जेई मेंस के सिलेबस में, एडवांस्ड के सिलेबस में नहीं है डायरेक्टली, बट कंसेप्ट्स आर हेवली यूज्ड इन अदर क्वेश्चंस, तो इसको करना जरूरी है। आफ्टर दिस चैप्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ द होल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज सर्कल। तो आज हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एक लाइन है, मान लीजिए, तो उसका इक्वेशन था जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए दो लाइन है, 1 2, ठीक है, इसको हम L1 बोल देते हैं। मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a1 b1 c1 क्यों किए? चूंकि हमको ये L1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ये लाइन L2 है, इसको हम लिख दिए मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2। अब अगर आप सिर्फ L1 की बात कीजिए तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। L2 की बात कीजिए तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं बोलूं कि L1 और L2 दोनों, बोथ L1 एंड L2 बोथ, ऐसा पॉइंट आप सोचो जो इस पे भी मूव करे या इस पे भी मूव करे, दोनों का जो कंबाइंड इक्वेशन होगा। सी, दिस इज वन स्ट्रेट लाइन, दिस इज वन स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर मतलब दो, ये दो स्ट्रेट लाइन है। तो अगर इस लाइन का इक्वेशन मैं ये लिखता हूं दिस बराबर 0, इस लाइन का दिस बराबर 0, तो अगर मैं ऐसा इमेजिन करूं कि एक मूवमेंट हो पॉइंट का दोनों लाइन पे, वो यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी, तो उसका कंबाइंड इक्वेशन जो है या लोकस जो उस पॉइंट का है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने ये एक बार ऑलरेडी बताया है आपको, जब हमने बेसिक जब बताया था लोकस में, तो हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है c1 बराबर 0 और एक इक्वेशन है c2 बराबर 0, कोई दो कर्व का, तो c1 इंटू c2 बराबर 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है लोकस ऑफ पॉइंट जो या तो c1 पे हो या c2 पे हो या दोनों पे हो, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहां पे है कि हम लोग को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए L1 इंटू, ये डॉट मतलब इंटू है, L2 बराबर 0 करना होगा। क्योंकि अगर प्रोडक्ट किसी भी दो चीज का 0 है तो 3 ऑप्शन है कि L1 0, L2 नॉट 0, तब भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन 2 L2 नॉट 0, L2 0, ऑप्शन 2, या ऑप्शन 3 दोनों 0 हो। तो अगर पहला ऑप्शन देखिए, जब L1 0 हो L2 नहीं हो, तो ये हमको मिल जाएगा, L1 0 है, L2 0 पे ये दोनों 0 है, मतलब हमको इसका मीटिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो ओवरऑल हमको जब दोनों लाइन के इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वेट करेंगे तो वी विल गेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये L1 है, L2 क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2, दिस। सो ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कौन सा पेयर? L1 एंड L2, ठीक है। दोनों को हम प्रोडक्ट करके 0 कर देंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने लोकस में आपको ऑलरेडी बताया था, c1 डॉट c2 वाला, उसी को यूज करके हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की पढ़ाई करेंगे। और ये कोई भी दो जनरल लाइन जो है, इसलिए मैंने जनरल इक्वेशन लिखा, खास इक्वेशन नहीं लिखा है, ठीक है।
तो अगर मान लीजिए आपको दोनों लाइन का इक्वेशन पता है, L1 बराबर 0, L2 बराबर 0, तो मैं बोलूँगा अगर ज्वाइंट इक्वेशन निकालने, ज्वाइंट मतलब इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने, तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन। ज्वाइंट इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जो इस लाइन को भी रिप्रेजेंट करे और इसको भी, दोनों को। फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। एक लाइन है y बराबर x एंड एक लाइन है y बराबर -x। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, दोनों को एक जनरल फॉर्म में लिखिए। जनरल फॉर्म क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 0, इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ax प्लस by प्लस c है ही नहीं इसमें। उसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस x है, तो बेसिकली x प्लस वाई बराबर 0। ये ध्यान दीजिए, दोनों लाइन को इस तरह लिखिए जैसे L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0 लिखते हैं। इस फॉर्मेट में लिखिए, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो x माइनस वाई है इधर x प्लस वाई है बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन होगा यही होगा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2। अच्छा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो इसी को हम सिंप्लीफाई करके आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, एक लाइन ये, एक लाइन ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, और कोई लाइन है नहीं? ठीक। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि दो लाइन है, दोनों का इक्वेशन आपको दे दिया L1 L2 का, तो उसको यूज करके आप ज्वाइंट इक्वेशन लिख सकते हैं। अब कभी कभी रिवर्स भी आपसे पूछ सकता है, आपको ज्वाइंट इक्वेशन दे देगा और बोलेगा अब बताओ कि ये किस दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अभी हमने क्या किया, दो लाइन का इक्वेशन दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो वी गेट द कंबाइंड इक्वेशन। बहुत बार आपको कंबाइंड इक्वेशन दे देगा और बोलेगा अब इसको ब्रेक करके बताइए कि ये किस दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं और उसको दोनों मेथड से हम बना के आपको बताएंगे। देखिए, कंबाइंड इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8y स्क्वायर बराबर 0। देख के भी लग रहा है ये पावर 2 है, तो पावर 2 है तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट तो करेगा नहीं, क्योंकि लाइन लीनियरली रिप्रेजेंट होता है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, मतलब ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बोल रहा है कौन सा दो लाइन है, अब इसको ब्रेकअप करो। तो पहला तो सबसे सिंपल रूल है कि आप इसको ट्राई कीजिए फैक्टराइज करने का। जैसे याद है ना, जब क्वाड्रेटिक को हम लोग पढ़े थे ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको कैसे ब्रेक करते थे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जो हम लोग फैक्टराइज करते थे किसी भी क्वाड्रेटिक को। इसको भी कीजिए, पहला मेथड 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नाम जो भी आप बोलिए। इसको स्प्लिट कीजिए, बेसिकली मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं हम लोग। तो देखिए, इधर 8y स्क्वायर है और ये -6y है, तो क्या -6 को हम -4 -2 लिख सकते हैं? -6 को -4 इंटू -2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2xy प्लस 8y स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें क्या कॉमन ले लिए x, तो क्या बच गया x माइनस 4y। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, 2y, 2 भी है चूंकि इसमें 8 है और y है, तो इधर आ गया x माइनस 4y। देख लीजिए, तो बस अब ये स्प्लिट हो गया, x माइनस 2y x माइनस 4y, बस हो गया। अब अगर दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो क्या क्या ऑप्शन है, या तो ये 0 होगा, दैट इज x बराबर 2y। एक ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, x बराबर 2y, दूसरा x बराबर 4y। अब इसको अगर इस वे में लिखना चाहें तो x माइनस 2y बराबर 0 और x माइनस 4y बराबर 0। तो ये L1 है, ये L2 है। ठीक है, x माइनस 2y x माइनस, ये L1 है, एक लाइन है, ये लाइन है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये L1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये L2 को। तो एक तो सबसे सिंपल मेथड होता है कि आप इसको
बट फैक्टराइजेशन मेथड के साथ दिक्कत एक ही है कि हर बार आप स्प्लिट नहीं कर पाइएगा, हर बार इतना प्यारा नहीं मिलेगा कि -6 को आप -4 -2 लिख दीजिए, ऐसा वो टर्म देगा कि स्प्लिट करना मुश्किल होगा। तो वैसे केस के लिए जो जनरल मेथड है, मेथड 2, ठीक है, जनरल मेथड जो हमेशा आपको हेल्प करेगा, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, x² - 6xy सॉरी प्लस 8y। एक चीज आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, जब भी ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ते थे हम लोग, कहीं भी x और y आता था, कहीं भी xy का टर्म नहीं आता था कंबाइंड। इसमें आता है, क्यों आता है? क्योंकि इसमें हम दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका x जब इसके y से मल्टीप्लाई होगा तब xy आएगा, इसका y जब इसके x से मल्टीप्लाई होगा तो xy आएगा, इसीलिए xy आता है। तो जनरल मेथड में क्या है कि इसको आप x के टर्म में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, या y के टर्म में भी बना सकते हैं, किसी एक वेरिएबल के टर्म में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x क्वाड्रेटिक है तो ये -6y बाहर ले लिए प्लस, अब ध्यान से देखिए, ये x के टर्म में क्वाड्रेटिक है, ax² प्लस b इसको मान लेते हैं, ये वाले पोर्शन को, प्लस bx प्लस c कुछ भी कांस्टेंट है, क्योंकि x के हिसाब से तो y कांस्टेंट ही है ना, x वेरिएबल के लिए तो y कांस्टेंट है, तो इसको हम एक क्वाड्रेटिक इन x बना लेते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक इन x, या आप y भी बना सकते थे, इसको इधर लिख देते तो y के टर्म में। अब क्या आ गया, ये ax² प्लस bx प्लस सम कांस्टेंट बराबर 0। तो याद कीजिए x का रूट का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि x के टर्म में क्वाड्रेटिक है तो x का वैल्यू क्या होता है, -b, मैं लिख रहा हूं एक बार, यही होता है ना, 2 है, -b प्लस -√b² - 4ac/2 है। अब देखिए इस केस में देखिए, ये है क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो b क्या है, b इज -6y, ध्यान से देखिए -6y, तो b है -6y और यहां -b लेना था, तो माइनस ऑफ -6y दैट इज 6y प्लस माइनस √b², b क्या था -6y, इसका स्क्वायर कर दिए तो 36y² -4 इंटू a क्या होता था, x² का कोफिशिएंट, वो तो 1 है, और c क्या होता है जो कांस्टेंट वाला टर्म है, वो कितना है 8y² बाई 2a, 2a इज 2, a1 है। अब क्या हुआ, xy के टर्म में प्योरली आ जाएगा, तो 6y प्लस माइनस √100, 36y² माइनस 8 चौके 32, 32y², 36y² माइनस 32y² मीन्स 4y² बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2y। अब यहां कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप इसको 2 mod y लिखना चाहिए, चूंकि यार देखो पहले से यहां प्लस माइनस है, तो mod y भी लिखोगे तो दो ही ऑप्शन आएगा, एक बार प्लस y या माइनस y, तो 6y प्लस माइनस 2y बाई 2। अगर प्लस ले लें तो 6y प्लस 2y कितना हो गया 8y, 8y बाई 2 इज 4y, एक ये ऑप्शन है। माइनस ले लें तो 6y माइनस 2y इज 4y, 4y बाई 2 इज 2y। तो फाइनल x का दो वैल्यू आया, ये x निकाल रहे थे, x बराबर 4y एंड x बराबर 2y। यही दो लाइन हमारा आया था, एक x माइनस 4y, इसको धर ले आएंगे तो x माइनस 4y 0, और एक x बराबर 2y तो x माइनस 2y 0। तो आप इससे भी यही दो लाइन मिला, इससे भी यही दो लाइन मिला, ऑब्वियसली सेम ही आएगा। तो आप इस दो बेसिक मेथड से अगर कंबाइंड इक्वेशन दिया है तो उसको दो स्ट्रेट लाइन के सेपरेट इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर सेपरेट दिया है तब तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा, वो तो बहुत सिंपल है। लेकिन कंबाइंड दिया है तो उसको दो अलग अलग लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, दो मेथड है। एक तो है अगर आपकी किस्मत अच्छी है, इजीली अगर वो फैक्टराइज दिख रहा है आपको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, तो आप उसको फैक्टर्स में करके कर दीजिए। दूसरा, या तो x में उसको क्वाड्रेटिक मान लीजिए या y में मान लीजिए, किसी में भी मानिएगा तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ऐसे एक होमवर्क क्वेश्चन है, डज, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई कीजिएगा। डज इक्वेशन x² प्लस 2y² x² प्लस माइनस 2√3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0, डज x² प्लस 2y² माइनस 2√3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0
रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पूछ रहा है ये जो इक्वेशन है क्या एक ये स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, जब हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट में कोनिक्स, तो कोनिक्स का जो लास्ट क्लास होगा, अंतिम 1-2 क्लास, उसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि एक जनरल इक्वेशन अगर आपको दे दिया ax² + by² + 2gx + 2fy + 2hx ऐसे करके कोई जनरल, तो आप देख के कैसे बता सकते हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि सर्कल है कि पैराबोला है कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है, वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। बट अभी तक जो हमने पढ़ा उसको यूज़ करके आप इसको कहीं ना कहीं स्प्लिट करने का ट्राई कीजिए। देखिए x² है -2√3x है, तो ये कहीं x का स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, y में भी आएगा। आप ट्राई करके देखिए क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है या नहीं। चलिए, तो नाउ वी विल डिलीट दिस। अब ये समझ गए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है, दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन, दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। क्यों प्रोडक्ट करते हैं? इसलिए प्रोडक्ट करते हैं क्योंकि हमको दोनों में कोई भी पॉइंट, अगर दोनों लाइन का कोई भी पॉइंट चाहिए तो वो मिल जाए। ठीक है, चलिए अब एक टर्म है, चूंकि उसको आगे यूज करेंगे हम लोग, तो बस मैं उसका बैकग्राउंड बता दूं। होमोजेनस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक नहीं है, बट ये मैं 2 मिनट में समझाऊंगा बिकॉज इसको हम लोग यूज करेंगे। होमोजेनस वर्ड जो है अपने आप में आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। होमोजेनस का मतलब होता है बड़ा एक यूनिफॉर्म टाइप। ठीक है, जैसे मिक्सचर पढ़ते हैं हम लोग। तो होमोजेनस इक्वेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, इसमें x का ऑर्डर देखिए क्या है 2 पहले टर्म में, इसमें क्या है 1 चूंकि x का पावर 1 है, इसमें 0 चूंकि कांस्टेंट है। तो सारे टर्म में x का पावर सेम नहीं है इसमें। ठीक है, होमोजेनस इक्वेशन क्या होता है, जब सारे टर्म में वेरिएबल्स का पावर सेम हो जाए। जैसे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, a(x², y² + b x³ y, 2 वेरिएबल है, + c x⁴ बराबर 0 मान लीजिए। अब चूंकि 2 वेरिएबल है x और y, तो आपको कंबाइंड पावर देखना होगा। तो यहां x का 2 है, y का 2 है, टोटल कितना है 4। यहां x का 3 है, y का 1 है, टोटल कितना है 4। यहां x का 4 है, y का है ही नहीं, टोटल कितना है 4। तो इसका मतलब यहां का भी ऑर्डर 4 आ गया, यहां का भी 4, यहां का भी 4, सारे टर्म का। तो ये एक होमोजेनस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ऑर्डर कितना है 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो बेसिकली होमोजेनस इक्वेशन ऐसा होता है जिसमें सारे टर्म में सेपरेटली पावर सेम रहे, और अगर मोर देन 1 वेरिएबल है तो इन दैट केस उसका समेशन लेना है। और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डर n, यहां ऑर्डर 4 है, हम लोग nth ऑर्डर के होमोजेनस इक्वेशन को पढ़ रहे हैं। तो इन जनरल हम लोग कैसे लिखते हैं nth ऑर्डर के होमोजेनस को, देखिए an को, an मतलब एक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, x⁴n। पहला टर्म में सारा पावर हमने x को दे दिया। अब क्या करेंगे, an-1 अगला टर्म है, उसका कुछ भी कांस्टेंट हो, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इसमें x पे एक पावर घटा लेंगे हम, क्योंकि इसमें सारा पावर दिए थे मैक्सिमम, तो y में 0 था, तो इसमें y में 0 है, टोटल सम इज n। x में 1 घटा लिए तो y में 1 देना होगा, क्योंकि अगेन सम n होना चाहिए। फिर अगला टर्म ये कांस्टेंट है, x में 1 और घटाए, y में 1 और दिए। ठीक है, ये जाते गया, सबका देखिए पावर, इसमें भी n, इसमें भी, दोनों को जोड़िए तो n, इसमें भी जोड़िए तो n। फिर एक आएगा, मान लीजिए a1 x1 y⁻n-1। अब इसमें क्या है, x को देखिए n से n-1 हुआ, एक एक घटते जा रहा है, n-2 है, घटते 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 एक ऐसा आएगा कि x पे 1 पावर, सिंगल पावर है, तो y पे n-1 होगा। क्यों, दोनों का सम n होना चाहिए। और लास्ट टर्म जो होगा a0, उसमें x पे कुछ भी पावर नहीं होगा, सारा पावर ले लेगा y। तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है, ये एक होमोजेनस, दिस इज ए होमोजेनस इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, वेरिएबल 2 है x और y, एंड ऑर्डर n। ठीक है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, इसमें भी n।
तो दिस इज ए होमोजेनस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो यही एक कंसेप्ट है जो हम लोग यूज आगे करेंगे। चलिए, तो जैसे एक प्रूव करना है कि प्रूव दैट ए होमोजेनस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, मान लीजिए हम लिख देते हैं x एंड y, एंड ऑफ ऑर्डर n represents n straight lines all passing through origin। ये इस चैप्टर का क्रक्स है, पूरे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये क्रक्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से पूरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डिसाइड होता है। इसका क्या बोलना है कि जो भी होमोजेनस इक्वेशन जो दो वेरिएबल में x और y में है, जिसका ऑर्डर n है, तो वो कंबाइंड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? n स्ट्रेट लाइंस ऑल पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पहले आप ये समझिए कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से, तो इसका जनरल इक्वेशन हम क्या लिखते हैं? अब याद कीजिए, सबसे अच्छा फॉर्मेट हम बोलते थे ये होता है y बराबर mx प्लस सी, वेर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज y इंटरसेप्ट। अगर ओरिजिन से कोई लाइन पास करेगा, ओरिजिन से, तो उसका c कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि y इंटरसेप्ट तो ये बना ही नहीं रहा है ना, y एक्सिस पे ये कोई इंटरसेप्ट बना ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा फिर? y बराबर mx, एंड m क्या है? उस लाइन का स्लोप। दूसरा कोई एक लाइन मान लीजिए ले लिए ओरिजिन से पास, इसका भी होगा, बट इसका स्लोप बदल जाएगा। तो अगर पहले लाइन को हम लिखते हैं y बराबर m1x, मान लीजिए फर्स्ट लाइन को, चूंकि इसका स्लोप अलग है, तो ये सेकेंड लाइन को हमको लिखना होगा y बराबर m2x। उसी तरह थर्ड लाइन जो होगा उसको लिखना होगा y बराबर m3x। बाकी सब सेम है, खाली स्लोप एक लाइन फिर ये होगा। लास्ट जो लाइन होगा, मान लीजिए n लाइन है टोटल, तो ये हो जाएगा m। इस चीज को पहले आप समझ लीजिए बिफोर गोइंग टू दिस थ्योरम, कि कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहा है उसका y बराबर m1x या y बराबर m2x या y बराबर m3x फॉर्मेट में इक्वेशन लिखा जा सकता है, जो कि इसका c0 होता है। क्लियर है? अच्छा, सेम चीज को आप देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बाई एक्स बराबर m1, इसी चीज को y बाई एक्स बराबर m2, y बाई एक्स बराबर m3 एंड y बाई एक्स बराबर m। ठीक है, सेम चीज है, ये दोनों लाइन दोनों एक ही चीज है। अब देखिए, हम अब इस थ्योरम पे आते हैं। तो इस थ्योरम को अगर आपको याद है तो हम पहले होमोजेनस इक्वेशन लिखते कैसे हैं? an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 y प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस a1 x y टू द पावर n माइनस 1 प्लस a0। ठीक, अभी जो हमने बताया था, ये एक होमोजेनस इक्वेशन है बिल्कुल, जो ऑर्डर n है, n है, n है, सब में n है। ओह सॉरी, a0 नहीं, y, एक मिनट लगी, तो वहां हमने सिर्फ कांस्टेंट लिख दिया ना, वहां भी तो n होगा। a1 था तो a0 y टू द पावर। ठीक, ये एक होमोजेनस इक्वेशन है, दो वेरिएबल में x एंड y, एंड ऑर्डर इज, ऑर्डर मतलब डिग्री, मतलब मैक्सिमम पावर n है, सब में n है। ठीक है, अब चलिए, अब इस पे थोड़ा हम लोग वर्क करेंगे। अच्छा, अब क्या करिए, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए x टू द पावर n से, पूरे इक्वेशन को दोनों साइड। ऑब्वियसली जब आप डिवाइड कीजिएगा तो LHS और RHS में भी, तो ये क्या हो जाएगा? an, जब x टू द पावर n से किए तो x टू द पावर n बाई x टू द पावर n इज 1। ये देखिए, जब इसको करेंगे, ध्यान से देखिए, तो ऊपर में x टू द पावर n माइनस 1 है, नीचे में x टू द पावर n है, नीचे में एक पावर ज्यादा है, तो कट जाएगा, नीचे में सिर्फ एक पावर बचेगा, और y सिंगल है तो y बाई एक्स हो जाएगा। फिर अगला टर्म, इसको जब करेंगे x टू द पावर n से, तो ये n माइनस 2 है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो y बाई एक्स का स्क्वायर। फिर ये देखिए, इसको अगर हम x टू द पावर n से करेंगे तो ये 1 है, ये n है, तो ये n माइनस 1 हो जाएगा, तो बेसिकली y बाई एक्स, और यहाँ भी n माइनस 1 है ये। और इसको करेंगे
y बाई एक्स टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन सेम है। ठीक है, क्लियर है। इसको चूंकि पावर n आया है तो हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं a0 y बाई एक्स टू द पावर n। एक मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है, a1 y बाई एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस an माइनस 2 y बाई एक्स का स्क्वायर प्लस an माइनस 1 y बाई एक्स प्लस लास्ट में a1। ये हमारा सेम चीज है, हमने उधर से लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, क्यों लिखना शुरू किया उसका रीजन भी है, हमेशा हम पहला टर्म चाहते हैं पावर n वाला ही लिखें। तो ये हमारा अब ध्यान से आप देखिए कि y बाई एक्स क्या है। अगर अब उसको भूल जाइए, अब इस पे आ जाइए कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करता है तो उसका y बाई एक्स क्या होता है, m1, मतलब उस लाइन का स्लोप। y बाई एक्स क्या होता है, m2, दूसरे लाइन का। y बाई एक्स क्या होता है, m3। तो ये जो y बाई एक्स है उसको हम उस लाइन के स्लोप के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी इक्वेशन लिखिएगा तो y बराबर mx, तो y बाई एक्स इज m। तो हम अगर y बाई एक्स को ये भी सोच सकते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो दैट इज m। और उसको क्या लिखते हैं, मान लीजिए इन जनरल m, अलग लाइन का अलग स्लोप होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स को m टू द पावर n माइनस 1 m स्क्वायर m प्लस कांस्टेंट। हमने y बाई एक्स को बेसिकली रिप्लेस कर दिया m से, चूंकि y बाई एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये हमारा एक पोलिनोमियल इक्वेशन आ गया, वेरी गुड, जिसके कोफिशिएंट्स हैं a0 a1 a2, उस पे नहीं जाना है, और जिसका वेरिएबल क्या है m। आखिर इसमें वेरिएबल क्या है m, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये किसका क्वाड्रेटिक होता है, x के लिए। उसी तरह ये m में देखिए, ये m में एक इक्वेशन है और जिसका पावर है n। और आपको एक मैथ्स का बहुत सिंपल थंब रूल पता है, कोई भी पोलिनोमियल जो nth ऑर्डर का है उसके मैक्सिमम रूट्स n पॉसिबल हो सकते हैं। ये हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, इन m में। इसके कितने रूट्स होंगे, जो भी इसका पावर है, इट विल हैव n रूट्स। ठीक है, और अगर रूट्स n होंगे तो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि वेरिएबल m है तो दे कैन टेक वैल्यू m1 m2 m3 अप टिल mn। n जो रूट, एक m1 होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, एक m2 होगा जो इसको और बेसिकली m1 m2 m3 mn जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। और हर m के करॉस्पॉन्डिंग, मान लीजिए आपने m3 चुन लिया तो m3 के करॉस्पॉन्डिंग एक आपको स्ट्रेट लाइन मिल गया, m27 चुन लिया तो उसके करॉस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। तो ओवरऑल ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू ओरिजिन। अगर ओरिजिन नहीं होता तो सी नहीं कट पाता। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए m का 2 वैल्यू आ गया, फॉर एग्जांपल 2 and 3। मान लीजिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे m का 2 वैल्यू है, मान लीजिए पावर 2 ही है, n तो एक अननोन है ना, n कैन टेक एनी वैल्यू। मान लीजिए n बराबर 2 है, 2 वैल्यू आ गया 2 and 3 मान लीजिए। तो अगर m बराबर 2 3 आ गया तो एक लाइन बन गया मेरा y बाई एक्स बराबर m1 दैट इज 2, और एक लाइन बन गया बराबर 3। तो एक लाइन हो गया y बराबर 2x और एक लाइन हो गया y बराबर 3। तो देखिए दोनों चीज को आपको समझना, मैच कराना, मैप कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इक्वेशन है, इसमें कहीं कोऑर्डिनेट नहीं घुसा हुआ पहले, ये प्योरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब हम दोनों को मर्ज करेंगे। इसलिए याद कीजिए पहला लेक्चर में ही मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही दूसरा एक नाम होता है एनालिटिक ज्योमेट्री, मतलब जिसमें हम ज्योमेट्री और अलजेब्रा को मर्ज करते हैं। तो कैसे मर्ज किए ये समझिए। ये एक इक्वेशन था, उसको हमने ये डिमोस्ट्रेट किया कि अरे ये इक्वेशन तो m के टर्म में एक इक्वेशन बन रहा है जिसका कि n नंबर ऑफ वैल्यूज मिल सकता है,
और सारा m जो है एक एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए मैंने ये दिखा दिया। अगर m का वैल्यू आ गया 2n3 तो एक लाइन बन गया y बाई एक्स बराबर 2, एक लाइन y बाई एक्स बराबर 3, इससे आ गया y बराबर 2x, इससे आ गया y बराबर 3x, तो दो लाइन बन गए। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी होमोजेनस इक्वेशन जो दो वेरिएबल में है x एंड y और जिसका ऑर्डर n है, मतलब सारे टर्म का पावर का सम n है, वो n स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और सारे लाइन ओरिजिन से पास होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज में मैपिंग, इक्वेशन में और लाइन में मैपिंग कराना इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये हम समझ गए। तो अभी हमने पढ़ा कि n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को हम एक होमोजेनस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हमारा जो मेन सिलेबस है इसमें वो फोकस करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, मतलब दो लाइन पे। तो हम लोग अब जो हमारा जो टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। थ्योरी के लिए हमने क्या पढ़ा कि n स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को हम एक होमोजेनस इक्वेशन से लिख सकते हैं, दैट इज ट्रू, बट एनालिसिस हमको करना है सिर्फ जब दो लाइन हो पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब एक ये लाइन, इसको हम क्या लिखते हैं y बराबर m1x। अब दो ही सिर्फ स्लोप आएगा, m1 और m2, और ये मान लीजिए एक दूसरा लाइन है y बराबर m2x। अब n पे नहीं जाना है, सिर्फ हमारे पास दो ही स्लोप है, एक लाइन का m1 एक लाइन का m2। अब इसका कंबाइंड इक्वेशन आपको लिखना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब n पावर था, n ऑर्डर था, तो n लाइन को रिप्रेजेंट करता था। हमारा दो ही लाइन है तो पावर दो ही आएगा। चलिए कैसे लिखते हैं। अब देखिए पहला लाइन, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसको हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, ax प्लस बी, m1x यहां है माइनस y बराबर 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरे लाइन का देखिए m2x माइनस y बराबर 0, तो कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या होता है L1 इंटू L2 बराबर 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m1x माइनस y m2x माइनस y बराबर 0। ठीक है, यही होगा L1 L2। ठीक है, अब चलिए थोड़ा करके देखिए, पहले इसको इससे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, m1 m2 x स्क्वायर माइनस m2 xy माइनस m1 xy, अब बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस y स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो इसको एक फॉर्मेट में अगर लिखें, m1 m2 x स्क्वायर माइनस xy बाहर ले लें तो m1 प्लस m2 प्लस y स्क्वायर बराबर 0। m1 m2 x स्क्वायर माइनस बाहर ले लिए, xy को बाहर ले लिए, तो m1 प्लस m2 प्लस y स्क्वायर बराबर 0। तो ये कंबाइंड इक्वेशन है इन दोनों लाइन का, जिसका कि एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है। अगर मैं m1 m2 का वैल्यू दे दूं, आप खट से इसमें पुट कर दीजिए, जैसे ही पुट कीजिएगा आपको इसका इक्वेशन एक मिल जाएगा। बट दिक्कत क्या है कि m1 m2 का तो वैल्यू बदलते रहेगा, m1 m2 का तो वैल्यू है वो चेंज होते रहेगा, क्लियर है, अलग लाइंस के लिए अलग आएगा। तो इसी चीज को मैथमेटिक्स ने सोचा, मैथमेटिशियंस ने सोचा कि एक हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे देते हैं सेम चीज को। तो a एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको हमने a मान लिया। अब एक्स वाई का जो भी कोफिशिएंट है उसको हमने 2h मान लिया। एक्स वाई का जो भी कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है माइनस m1 प्लस m2, हमने उसको 2h मान लिया। और वाई स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको हमने, ठीक है, ये सेम चीज है बट ये एक जनरल फॉर्मेट है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ एनी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये स्पेसिफिक है जब m1 m2 हमने स्लोप मान लिया, बट जनरल जो है वो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 है। क्या अब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? अब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यस और नो?
आंसर इज नो, क्योंकि इक्वेट करने के लिए आपको किसी चीज को सेम बनाना होगा। यहां देखिए, यहां वाई स्क्वायर है, यहां बी वाई स्क्वायर है, ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ b है। तो हम ऐसा कुछ करें कि हम इसके भी कोफिशिएंट को 1 बना दें जिससे कि ये वाई स्क्वायर हो जाए, देन वी कैन कंपेयर द टू थिंग्स। तो इसको अगर हम 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, अभी क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, तो b से डिवाइड कर दिए, a बाई बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h, b से डिवाइड कर रहे हैं, 2h बाई बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब इसको हम इक्वेट करेंगे इसके, क्योंकि इसमें भी क्या है, मैं फिर से लिख दूं, m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इसमें भी वाई स्क्वायर है, इसमें भी वाई स्क्वायर है। तो अब हम कंपेयर करें, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a बाई बी, इसमें क्या है m1 m2, इसका मतलब m1 m2 हो गया a बाई बी के बराबर। अब सम वाले को देखिए, यहां m1 xy का कोफिशिएंट क्या है, माइनस m1 प्लस m2, यहां क्या है 2h बाई बी, इसका मतलब m1 प्लस m2 कितना हो गया, जब इसको इसके इक्वेट करेंगे, माइनस है तो m1 प्लस m2 हो जाएगा माइनस 2h बाई बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब कि अगर मैं आपको जनरल इक्वेशन दे दूं, खाली फॉर्मेट याद रखिएगा, यहां 2 है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। क्वेश्चन जब भी देगा तो आपको जनरल फॉर्मेट में देगा, इसमें ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by बराबर 0, by स्क्वायर बराबर 0। अब ऑब्वियसली ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, ऑब्वियसली एक का स्लोप m1 है, एक का m2 है, वो तो होगा ही स्लोप कुछ ना कुछ। तो कैसे रिलेशन निकालिएगा, दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा m1 m2 m2 वो a बाई बी होगा, फिर a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और b है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और जो सम होगा m1 प्लस m2 का जो सम होगा वो माइनस 2h बाई बी होगा। तो m1 m2 a बाई बी होगा और m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी होगा। ठीक है, ये जनरल फॉर्मेट होता है, आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दिया जाएगा। तो व्हाट वी कैन से कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है उसका जनरल फॉर्मेट ये है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस, कैसे आया वो हमने दिखाया। और अब दूसरा ये है कि ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका स्लोप m1 और m2 है, और दोनों का प्रोडक्ट a बाई बी होगा, a बाई बी, और जो सम होगा वो माइनस 2h बाई बी होगा। नीचे में दोनों में b है, ये ध्यान रखिए, दोनों में b है, और b है क्या, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब देखिए, अगर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, मतलब दो लाइंस हैं, दो लाइंस हैं तो उनके बीच कुछ एंगल भी बनेगा, ऑब्वियसली दो लाइन है तो बनेगा, दो डिफरेंट एंगल बनेगा, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड एक्यूट वाले में रहते हैं क्योंकि उसका टैन पॉजिटिव आता है। ठीक है, जैसे एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, मैं पिक्चर बना देता हूं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये y बराबर m1x है पहला लाइन, ये y बराबर m2x है दूसरा लाइन। दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, थीटा। हम एक्यूट वाला ले रहे हैं, ऑब्वियसली एक थीटा बनेगा तो एक पाई माइनस थीटा बनेगा, ये एक्यूट है तो वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और टैन थीटा और टैन पाई माइनस थीटा का रिलेशनशिप क्या होता है, दोनों एक दूसरे का निगेटिव होता है। ठीक है, तो हम फोकस कर रहे हैं दोनों में जो एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल अगर थीटा बन रहा है तो टैन थीटा क्या होगा, मॉड m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, यही होगा। दोनों लाइन का स्लोप m1 और m2 है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी होता है और m1 इंटू m2 a बाई बी होता है, यही हमने पढ़ा था अभी। और जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का। ये इंपॉर्टेंट है, पासिंग थ्रू ओरिजिन जब नहीं होगा, वो भी हम लोग पढ़ेंगे थर्ड या फोर्थ क्लास में, तब ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
m1 प्लस m2 माइनस 2h/b और m1 m2 इज a/b। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब देखिए m1 m2 तो ठीक है, आपको a/b दे दिया है। आप हमको बेसिकली tan थीटा का वैल्यू ना इसके टर्म में निकालना है, a, h और b, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया रहेगा। और ये बोलेगा दोनों एंगल के, दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल है, तो यू नो a, यू नो h, यू नो b। तो अब हमको a, b और h के टर्म में लिखना है। m1 m2 में तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी वो a/b है। m1 माइनस m2 है, तो हमको माइनस का नहीं रिजल्ट पता है, लेकिन हमको प्लस का पता है, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। m1 माइनस m2 को हम ये लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ये क्या होगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2, और हम माइनस 4 कर दिए, तो 2m1 m2 माइनस 4m1 m2 माइनस 2m1 m2। तो बेसिकली आ गया m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2, और उसका रूट दैट इज नथिंग बट m1 माइनस m2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 कितना है, a/b। बेसिकली हमको m1 और m2 को अब रिप्लेस करना है a, h और b के टर्म में। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, अब मॉड हटा दिए, चूंकि रूट है इसका मतलब वो पॉजिटिव ही। m1 प्लस m2 कितना है, माइनस 2h/b, तो इसका स्क्वायर कर दिए, तो 4h स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 4m1 m2 इज a/b। और नीचे में मॉड देंगे हम, क्यों देंगे, चूंकि ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। b आ गया तो b प्लस a प्लस b। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यहां ले जाएंगे, ये कितना आ गया, ये देखिए रूट अंडर, नीचे में b स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो 4h स्क्वायर माइनस ये 4a/b है, तो इसका मतलब b स्क्वायर लिए तो b एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो माइनस 4ab डिवाइडेड बाई मॉड a प्लस b बाई b। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये रूट b स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो ये b हो जाएगा, और नीचे में भी b है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ बचेगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab बाई मॉड a प्लस b। 2 बाहर ले लेते हैं क्योंकि 4 है दोनों तरफ, तो 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab बाई मॉड a प्लस b। tan थीटा का ये वैल्यू आ गया। ये ध्यान देना है कि हम जो थीटा ले रहे हैं वो एक्यूट एंगल वाला ही ले रहे हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव है, रूट का चीज़ है तो पॉजिटिव ही, और इसलिए यहाँ मॉड लिख रहे हैं, क्योंकि वी आर टेकिंग एक्यूट एंगल। अगर एक्यूट एंगल 30 डिग्री आ गया तो दूसरा जो एंगल बनेगा वो 150 डिग्री बनेगा। तो tan थीटा इज 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस बी का मॉड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मतलब अगर आपको ये दे दिया है तो आप इसको यूज करके डायरेक्ट बता दीजिएगा कि दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है। tan थीटा मिल जाएगा, मतलब थीटा मिल गया। ठीक है, इस पे हम लोग 3-4 अच्छे क्वेश्चंस कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो, तो फाइनली क्या क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट tan थीटा इज रूट अंडर 2h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस बी का मॉड लिखना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, जनरल इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। ये दिया है, उसको यूज करके हम दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है। पहला, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमारे पास तो 2 लाइन है ना जो ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हुआ तो बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हुआ तो यही है बीच का एंगल थीटा, तो tan 90 इज इन्फिनिटी। इसको इन्फिनिटी होने के लिए डिनोमिनेटर को 0 होना होगा, इसका मतलब मॉड ऑफ a प्लस बी 0 होना होगा, इसका मतलब a प्लस बी 0 होना होगा। सो ये कंडीशन है दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होने का, a प्लस बी इज 0। और a है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वही a है ना, प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। मतलब अगर किसी भी इक्वेशन में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंबाइंड इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए, मतलब दोनों एक दूसरे का निगेटिव हो जाए, इसका मतलब दोनों जो लाइन बन रहे हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, चलिए कंडीशन नंबर 2। क्या हम ये बोल सकते हैं, एक तो परपेंडिकुलर को चेक करते हैं और एक पैरेलल को, क्या पैरेलल वाला कंडीशन शुड बी ट्राई हियर? अरे पैरेलल वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब दोनों लाइन ओरिजिन से ही पास कर रहा है, तो पैरेलल लाइन होने के लिए अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो वो कभी भी सेम पॉइंट से पास, ये तो दोनों मीट ही नहीं करेगा। पैरेलल है मतलब वो मीट ही नहीं करेगा, तो इसमें पैरेलल का कंसेप्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब सारा लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। तो अगर कोई दो लाइन सेम पॉइंट से पास कर रहा है मतलब वो पैरेलल नहीं हो सकता है। तो यहां पैरेलल वर्ड हम नहीं यूज करेंगे, हम ये यूज कर सकते हैं कि बोथ लाइंस कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक लाइन ये है दूसरा इसी के ऊपर, कोइंसाइड मतलब एक लाइन वो है दूसरा उसी के ऊपर। तो उस केस में दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। दो लाइन अगर कोइंसाइड कर रहा है, इसी के ऊपर दूसरा लाइन है, तो एंगल 0 डिग्री, तो ये 0 हो गया, tan 0 इज 0। ये 0 मतलब ऊपर का टर्म 0, मतलब एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, मतलब एच स्क्वायर बराबर ए बी। मतलब ऐसा अगर इक्वेशन है कि जब एच स्क्वायर बराबर ए बी हो जाए, इसका मतलब है दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, यहां पैरेलल नहीं आप सोच सकते हैं। चलिए, तो ये दो कंडीशन है, परपेंडिकुलर होने का और एक कोइंसाइड करने का। ठीक है, तो इसमें एक चीज आप ध्यान से देखिए, फोकस ऑन दिस टर्म एच स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि ये रूट के अंदर है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? केस 1, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0। अगर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो रूट निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब हमको दो स्ट्रेट लाइंस मिलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि जब इसका वैल्यू 0 से ज्यादा होगा तो कुछ ना कुछ तो tan थीटा आएगा। tan थीटा कुछ भी आया मतलब दोनों लाइन के बीच में कोई एंगल है। इसका मतलब हमको दो स्ट्रेट लाइंस मिलेगा जो रियल भी होगा, मान एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा, और डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। केस 2, एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, जो हमने अभी ऑलरेडी किया, एच स्क्वायर। इस केस में क्या होगा? लाइन तो मिलेगा, ठीक है, लाइन्स विल एग्जिस्ट बट बोथ विल कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक, यही वाला कंडीशन। अच्छा, सबसे जो इशू क्रिएट करेगा, मान लीजिए एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है, ऐसा नंबर हो, एच ए बी ऐसा नंबर दे दिया हो कि ये लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 का रूट तो निकलेगा नहीं, निगेटिव का रूट होता नहीं है रियल नंबर में। इसका मतलब नो सच पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल एग्जिस्ट। ये आप समझ लीजिए। मैंने एक बार एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव हो तो एक्चुअल अच्छा केस है, दो लाइन मिला, दोनों रियल है, दोनों अलग अलग है। अगर 0 हो गया तो दो लाइन है बट इफेक्टिवली वो एक के ऊपर एक है, दूसरा ही है। और तीसरा, अगर ये लेस देन 0 हो तब तो ऐसा लाइन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव का रूट नहीं होता। तो आप क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, ए एच बी आपको पता रहेगा, उस बेसिस पे आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर फर्स्ट क्लास, टुडेज क्लास। इसमें एक और पॉइंट पढ़ना है इसी में, देन वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस अगले क्लास में। तो इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से। ये नहीं सोचना है कि सिलेबस में है या नहीं है, जो नहीं है अगर पढ़ लीजिएगा बहुत, दूसरे क्वेश्चंस में भी ये हेल्प करता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए। थैंक यू।